तो बच्चों वेलकम टू अवर चैनल वीआईपी फिजिक्स। मोसनी ने प्लेन की ये थर्ड वीडियो है। जिन्होंने दो वीडियो नहीं देखी है कृपया करके वो दो वीडियो देखें। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो डिस्कस करने वाले हैं, रिवर मैन प्रॉब्लम। इसमें बेसिकली होता क्या है कि रिवर के बहाव के कारण आदमी तैरता कहाँ है और पहुंच कहीं और जाता है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम जो है डायग्राम के बारे में समझेंगे। और जिसने एक बार ये डायग्राम समझ लिया तो मैं ऐसी गारंटी देता हूं कि आपको कभी भी रिवर मैन बोट प्रॉब्लम्स के अंदर कभी भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो देखो, एक रिवर है, रिवर की विड्थ जो है हमने डब्ल्यू मान के चली है। कितनी है? डब्ल्यू। ये नोटिफिकेशन है, ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। अब एक व्यक्ति को ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक जाना है। तो ए पॉइंट रिवर के इस छोर पर है और बी पॉइंट इसके ऊपर है, मतलब दूसरी तरफ है। तो प्यारे बच्चों, अब मान लो ये जो एस आर है, अब आपको वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी अच्छे से निकालना सिखाया था। अगर आपने नहीं सीखा है तो वो दूसरी जो हमारी पहली दो वीडियो है उनमें जाकर देख सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ जो सॉरी आर जो है, आर को हम रिवर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर हम ये कहेंगे रिवर को आर से डिनोट कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, हम ये सब मान के चल रहे हैं। हो सकता है उस डायरेक्शन में भी हो, तो आप वो उस मतलब सवाल के अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे। फिलहाल हम कॉन्सेप्ट समझने के लिए वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन के अंदर मान रहे हैं, ठीक है। और जो वी एस है वो हमारी प्यारे बच्चों है वेलोसिटी ऑफ स्विमर। स्विमर मतलब जो तैराक है, जो पार करना चाह रहा है नदी को, वो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है हमारी, ठीक है। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर। तो ये हमने इस डायरेक्शन के अंदर कंसीडर कर लिया, मान लेते हैं इस डायरेक्शन के अंदर कंसीडर कर लिया। और ये बंदा यहां से चल रहा है और यहां आके पहुंच गया। ये क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिवर का बहाव जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर है। जैसे हम कोई व्यक्ति सीधा भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, और लेफ्ट साइड से हम उसके धक्का मार देंगे तो वो थोड़ा सा राइट साइड में हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो सीधा जा रहा था और हमने धक्का मार दिया। तो अब कुल मिला के मेन बात ये हुई कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर ये हमारी ये थी। और कोई भी व्यक्ति ऐसे जाना चाह रहा था तो वो वाला व्यक्ति क्या हुआ कि ऐसे यहां पर पहुंच गया। वेलोसिटी ऑफ स्विमर ये होगी। किसी बाहर बाहर से कोई व्यक्ति देखेगा तो उसको कैसे जाता हुआ दिखाई देगा बताओ? ये ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा। कोई बाहर से व्यक्ति अगर उसको देख रहा है तो ये यहां पर देखेगा उसको ऐसे। अच्छा देखो, अब मान लो ये एंगल थीटा है। अच्छा, ये जो है ये इसको हम ड्रिफ्ट नाम देंगे। क्या नाम देंगे? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट है बी पॉइंट से सी पॉइंट पे, कोई व्यक्ति ए से बी पे जाना चाह रहा था और वो सी पे पहुंच गया, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर हमारी ये हुई। तो हमें बेसिकली इसमें मेन तो क्या निकालना पड़ता है? ड्रिफ्ट निकालनी पड़ती है कि बी से लेकर सी तक की दूरी क्या होगी। अब ड्रिफ्ट बेसिकली है क्या? ड्रिफ्ट है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फार्मूला नॉर्मल क्या होता है? वेलोसिटी इनटू में टाइम। वेलोसिटी इनटू में टाइम। आपने पढ़ा है ना, चाल बराबर दूरी बटे में समय, या फिर दूरी बराबर समय गुणा में चाल। तो वो वाला ही फॉर्मूला हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। वो वाला फॉर्मूला कंसिडर करने के बाद हमें ड्रिफ्ट की वैल्यू निकालनी है। देखो, उससे पहले हमें दो कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए जो मैंने पिछली वीडियो में अच्छे समझाया था। अगर यहाँ पर कोई भी एक ए है और ये अगर थीटा एंगल है, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसके साथ थीटा बन रहा है वो हमारा हो जाता है पहले बच्चों ए कोस थीटा। ए कोस थीटा। उसी प्रकार जो जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा उसको हम बोल देते हैं ए साइन थीटा। क्या बोल देते हैं? ए साइन थीटा। तो जब देखो इसके साथ ये एंगल बन रहा है थीटा, तो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको मैंने नाम दे दिया वी आर कोस थीटा, सॉरी वी एस आर कोस थीटा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर। और जो नीचे वाला कंपोनेंट है उसको मैंने क्या नाम दे दिया? वी एस आर साइन थीटा। तो ये आपको सभी को कंपोनेंट करने आते हैं। और देखो, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब ड्रिफ्ट का मान निकालना है। अब ड्रिफ्ट का मान क्या होगा? देखो, वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर इनटू में साइन थीटा, और इनटू में टाइम जो है टी, कितना टाइम ले रहा है वो। अब इनमें जो जो चीज दी गई है वो हम पुट कर देंगे, जो नहीं दे रखी वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ आर क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर है। वेलोसिटी ऑफ एस आर क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर इनटू में साइन थीटा। तो कुल मिला के इसका ये वाला जो कंपोनेंट है ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेनी है हमें। देखो, वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? वी एस आर कोस थीटा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी? वी एस आर साइन थीटा। लेकिन इसमें वेलोसिटी ऑफ रिवर भी तो है। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर है तभी तो ये बंदा इस सी पॉइंट के ऊपर पहुंचा है। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर में से वेलोसिटी ऑफ
स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर इनटू में साइन थीटा वाला कंपोनेंट घटाना पड़ेगा, तभी तो मेन कंपोनेंट ये वाला निकल पाएगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमारी कहलाएगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की, सॉरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट जो है, ड्रिफ्ट हम निकाल ही रहे हैं, जो डी है ये, तो डी वाली जो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा इंटू में टी। तो ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट। अब मेन बात आती है टाइम की। तो प्यारे बच्चों टाइम का भी आप सभी को पता है, टाइम क्या होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस अपॉन में क्या होगा, स्पीड। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो हमारी ये वाले डिस्टेंस मान के चलेंगे जो विड्थ ऑफ द रिवर है। तो विड्थ ऑफ द रिवर यहाँ पर कितना है, डब्ल्यू, डब्ल्यू रख दिया। और अपॉन में यहाँ पर जो स्पीड है, वो स्पीड जो है हम ये लेके चलेंगे कि जो ये वाला कंपोनेंट है वी एस आर कोस थीटा वाला कंपोनेंट है, क्योंकि देखो डिस्टेंस क्या होगी, डी होगी, डिस्टेंस क्या होगी, सॉरी डब्ल्यू हो गई। और कंपोनेंट हमारा ये सामने वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, वी एस आर कोस थीटा। इसके कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएंगे। फिलहाल आप लोगों को ये फॉर्मूले जो है अच्छी तरीके से समझ में आने चाहिए। तो एक बार मेरे साथ बोल के देखेंगे सभी बच्चे, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा इंटू में टाइम। और जब टाइम की वैल्यू निकालनी है तो जो है विड्थ, विड्थ या फिर ये कहेंगे डिस्टेंस अपॉन में इसका ये वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट है वी एस आर इंटू में कोस थीटा। तो आई होप यू गोट द आइडिया अबाउट द रिवर ब्रॉड प्रॉब्लम्स। तो इससे आगे हम डिस्कस करते हैं एक इसी का ही दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं कि जब भी मिनिमम का जिक्र किया जाए, तो मिनिमम के लिए प्यारे बच्चों देखो, टी का मान क्या था हमारे पास, टी का मान था डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर है। और अपॉन में वी एस आर कोस थीटा था, वी एस आर क्या था, कोस थीटा था। तो टाइम मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा उसके बारे में हमें थोड़ा डिस्कस करना है। तो प्यारे बच्चों जब किसी भी भिन्न को हम लिखते हैं, ऊपर न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है। तो जब भी कोई वैल्यू हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करनी है, कोई भी वैल्यू मैक्सिमम फाइंड आउट करनी है, तो जब नीचे वाले डिनोमिनेटर को अगर हम जीरो कर देंगे तो ये वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और जब भी हमें कोई मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस नीचे वाले डिनोमिनेटर को अगर हम मैक्सिमम कर देंगे, क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम कर देंगे। तो ये चीज मैक्सिमम देखो, अब हम ऐसे कर भी सकते हैं, जब एक को एक से करेंगे तो क्या होगा बोलो, एक आंसर आएगा। एक को दो से भाग करेंगे तो क्या होगा, 0.5 आएगा। जब एक को तीन से करेंगे 0.3 आएगा। एक को चार से करेंगे 0.25 आएगा। तो हमेशा कम होता जा रहा है। एक को 10 से करेंगे तो 0.1 आएगा। तो जैसे ही मैं डिनोमिनेटर को बढ़ाता जा रहा हूं, तो जो वैल्यू है हमारी, या एक्स या वाई या कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, जब भी मैं डिनोमिनेटर को बढ़ाता जा रहा हूं तो एक्स की वैल्यू हमेशा कम होती जा रही है। और जब भी डिनोमिनेटर को मैं कम करता जाऊंगा तो एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम निकालने के लिए नीचे वाली चीज को मुझे मैक्सिमम करना पड़ेगा। और नीचे वाली मैक्सिमम कब होगी, जब कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। और कोस थीटा की वैल्यू हमेशा 0 पे 1 होती है। जब थीटा की वैल्यू 0 हो तो कोस 0 का मान कितना होता है, 1। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो इस वाली वैल्यू को हम 1 कर देंगे तो मेरे पास मिनिमम टाइम की जो फॉर्मूला है वो W अपॉन में वी एस आर आ जाएगा। W अपॉन में क्या आ जाएगा, वी एस आर आ जाएगा। इसी प्रकार शॉर्टेस्ट पाथ जो है जीरो ड्रिफ्ट की अगर हम बात करें, तो उसमें शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा कि या तो वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो जीरो हो जाए, भाई वेलोसिटी बिल्कुल मतलब स्थिर है, चल ही नहीं रही है, जो पानी है वो बह नहीं रहा है। तो उस वाले केस में हम क्या है, सिंपल तरीके से ए से बी पॉइंट के ऊपर पहुंच सकते हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर चल भी रही है तो हम क्या करेंगे, जो ये जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर है, उसका ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। भाई वही तो बात होगी ना, एक ब्लॉक को एक व्यक्ति यहां से खींच रहा है, मान लो 5 न्यूटन से खींच रहा है, और यहाँ पर x न्यूटन से खींच रहा है। और मैं तुमसे ये कहूं कि भाई ऐसी स्थिति बताओ कि जब ये ब्लॉक मतलब दोनों तरफ से फोर्स लगाए तब भी ये ना खींचे, तो उसमें तो यही तो कंडीशन हो सकती है कि भाई इधर वाली जो फोर्स है इधर वाली फोर्स के बराबर हो जाए। तो यहाँ x का मान कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार जब व्यक्ति a से b की तरफ जाएगा तो उस वाले केस के अंदर वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा दोनों कंपोनेंट बराबर कर दें। तो ये दोनों कंपोनेंट हम बराबर कर देंगे, यहाँ से साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू निकल आएगी। और वी आर अपॉन में वी एस आर कर देंगे, क्योंकि बराबर की इधर कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तो उधर जाके किस में हो जाती है प्यारे बच्चों, डिवाइड में हो जाती है। तो साइन थीटा का मान वी आर अपॉन में वी एस आर होगा। और यहाँ से थीटा निकालेंगे तो साइन उधर चला जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। तो हाई आपको ये समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। ये जो व्यक्ति है ये एक अपनी कार को धो रहा है या पार्क के अंदर
अपने पौधों को जो है ना पानी दे रहा है, तो ये पानी जब दे रहा है तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, ऐसे करके पानी जा रहा है, हम देख पा रहे हैं। तो जो भी इस टाइप के पैराबोलिक पाथ होंगे उन सभी को हम क्या बोलेंगे, पैराबोलिक मोशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये एक लेडीज है, ये अगर आगे तीरंदाजी कर रही है तो प्यारे बच्चों इसके ऊपर ग्रेविटी का भी असर होता है। किसका असर होता है, ग्रेविटी का। तो जो ग्रेविटी की वजह से इसकी वेलोसिटी जो है वो सीधे ना जाके ऐसे करके ऐसे जाएगी, जैसे हमारा धनुष होता है ना, बिल्कुल उसी डायरेक्शन के अंदर जाएगी। और जैसे आप लोगों ने फुटबॉल खेलते हुए देखा होगा, क्रिकेट मैच भी देखा होगा, किसी व्यक्ति ने अगर मान लो कोई बैट से बॉल को हिट किया, तो हिट करने के बाद मान लो यहाँ से वो छक्का मारना चाह रहा है, तो यहाँ बाउंड्री के ऊपर, बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर एक व्यक्ति ने इसको क्या कर लिया, कैच कर लिया। तो ये वाला मोशन हमारा क्या कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। ये बेसिकली एक पैराबोलिक पाथ होता है। ये पाथ के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे, सर्कुलर पाथ ऐसे होता है, पैराबोलिक पाथ ऐसे होता है। तो अगर इसकी ये जो किसी प्रकार की इलिप्स भी आपने देखी होगी, और पैराबोला जो होता है वो इस टाइप का भी होता है। तो ये इलिप्स होगी हमारी, तो इनके बारे में आपको डीपली डिस्कस करना सिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आप जो है इतना ध्यान रखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की तरफ गेंद फेंकी, तो ऐसे तो है नहीं बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द अर्थ फेंकेगा, क्योंकि बिल्कुल ऊपर फेंक दी तो वो तुरंत नीचे आएगी। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फेंक दी, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी का भी असर है, तो वो नीचे आने की कोशिश करेगी, वो व्यक्ति जो है अपने बिना हाथों को हिलाए उसको कैसे नहीं कर पाएगा। तो कुल मिला के प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आप समझ गए। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में दो चार चीजें हम आपको समझाते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली टू डायमेंशन मोशन होता है। टू डायमेंशन मोशन वो मोशन होता है जो एक्स एक्सिस में भी चले और वाई एक्सिस के अंदर भी चले। तो टू डायमेंशन मोशन अंडर द फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है। इसका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, और इस पे ग्रेविटी का बहुत असर होता है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई बॉल फेंकी और वो बिल्कुल सीधे जाके चली जाएगी, या जैसे हम कई बार आपस में खेलते रहते हैं, पेन भी मैंने फेंक दिया, तो पेन ऐसा थोड़ी ना कि बिल्कुल मैं मतलब अपने शरीर के बीच से ऐसे फेंकूंगा तो दूसरे इंसान के शरीर के बीच में ही जाके वो कैच कर लेगा। वो हो सकता है उसके पाँव में गिर जाए। तो कुल मिला के वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ठीक है। दूसरा है, प्रोजेक्टाइल शुड नॉट बी थ्रोन एग्जैक्टली विद द वर्टिकल। जैसे कि मेन बात ये है कि अगर हम किसी भी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो वो तुरंत क्या आएगी, वो नीचे आएगी। तो इस वाले केस में प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए वर्टिकली भी होना चाहिए और हॉरिजॉन्टली भी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नेवर चेंज। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्यारे बच्चों कभी भी चेंज नहीं होती, वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा चेंज होती है। जैसे इस पॉइंट के ऊपर बात करें, इस पॉइंट के ऊपर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये है, वर्टिकल वेलोसिटी ये है। और ऐसे ही दूसरे वाला केस है, ये हो गया, इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये हो गई, वर्टिकल वेलोसिटी ये हो गई। इसी प्रकार एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके ऊपर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इससे ऊपर ये जो बॉल है हमारी, या जो पत्थर है, या कोई भी चीज हमने फेंकी है, वो इससे ऊपर नहीं जाएगी, इससे डाउन आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आगे इससे पॉइंट के ऊपर हम क्या कहेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी भी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी। तो एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर क्या हुआ कि वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो गई। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। एंगुलर का मतलब किसी न किसी एंगल पे हो, जैसे मान लो ये थीटा एंगल के ऊपर हमने कोई भी चीज फेंकी। अगर आप 0 डिग्री पे फेंकते तो इसके पास केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होती। तो हॉरिजॉन्टल सॉरी एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन और एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर बेसिकली क्या होता है, हम छत से कोई चीज फेंकते हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बोलेंगे। अब देखो एक चीज ध्यान से समझना, इसमें चार पांच टर्म है, उनको हम ध्यान से समझते चलेंगे। प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को पैराबोलिक पाथ के अंदर फेंकना, ठीक है। फिर होता है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री बेसिकली कुछ नहीं है, जिस रास्ते के माध्यम से वो बॉल हमने फेंकी है उस पाथ को हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे। फिर तीसरा है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम का मतलब समय, फ्लाइट का मतलब उड़ना। तो उड़ने का जो समय है, कुल मिला के जो टाइम उसने हवा में लिया। अब एक बॉल मैंने फेंक दी, वो 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद कभी तो नीचे आएगी। ऐसा तो है नहीं कि वो ऊपर ही चली जाएगी, या फिर वो ऊपर जाएगी ही नहीं। तो उसने हवा में कितना समय लिया उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। और तीसरा है रेंज। और रेंज क्या होती है, रेंज किसी भी चीज की रेंज ऐसे निकालते हैं कि वो कितनी दूर गई है, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी रेंज निकल जाएगी। अब हम धीरे धीरे करके सभी के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, और आपको उम्मीद है कि ये समझ में आएंगे। नोट्स आप बनाते चलना प्लीज। तो देखो, टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन किसी भी थीटा से हो, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है प्यारे बच्चों, किसी छत वगैरह से फेंका जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। अब देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो हमेशा वाई एक्सिस में होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो हमेशा वाई एक्सिस में निकलेगा। अब देखो, जैसे एक्स एक्सिस है,
और ये हमारी वाई एक्सिस है, सॉरी नीचे वाली एक्स एक्सिस है, ऊपर वाली वाई एक्सिस है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक्स एक्सिस में कोई चीज उड़ने लग जाए, हमने कोई भी बॉल फेंकी और वो एक्स एक्सिस में उड़ते हुए चली जाए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो प्यारे बच्चों, बॉल जो है वो हमेशा वाई एक्सिस के अंदर ही जाएगी, और तभी वाई एक्सिस के आधार पे ही हम उसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। तो ये जो है हमारी वाई एक्सिस में निकलेगी टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, हाइट जो है वो हमेशा ऊंची होगी। हाइट जैसे मान लो ये मैक्सिमम हाइट ये है, और इसके हमने एच डिफाइन कर दिया, तो ये भी हमेशा किस एक्सिस में है बोलो? ये हमेशा वाई एक्सिस के अंदर है। हाइट कभी भी एक्स एक्सिस के अंदर हो नहीं सकती, ठीक है। इन दोनों चीजों को हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल लेंगे। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? एफ इज इक्वल टू एम में एक तो न्यूटन लॉ ऑफ इक्वेशन होती है, और एक 2 3 इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था, जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन की वीडियो में बताया था। आपने नहीं देखी है तो वो कृपया जाके देखे। उसमें 3 4 इक्वेशन थी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। तो इस प्रकार से वो सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन थी, उनके आधार पे हम क्या निकाल लेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। फिर होती है रेंज। रेंज क्या बताया था? देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? पर सॉरी, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये वाली जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगी हमारी। और डिस्टेंस का फॉर्मूला हम सिंपल तरीके से निकाल लेंगे, दूरी बराबर समय गुणा में चाल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो भी हमारे हमारे पास आएगी, उसकी वेलोसिटी से उसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। फिर एक होती है डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हमने थीटा के बारे में आपको बता रखा है। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये वाला परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हमारा थीटा हो जाएगा। और अगर थीटा की वैल्यू पता लग गई तो हमें पता लग जाएगा कितनी डायरेक्शन से प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। और परपेंडिकुलर मान लो वाई एक्सिस के अंदर किसी भी बॉल की जो चाल है वो वी वाई होगी, और बेस जो है वो एक्स एक्सिस के अंदर है तो वी एक्स होगी। इन दोनों को भाग कर देंगे, टेन थीटा निकल आएगा, और थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स इंटू में वी वाई अपॉन में वी एक्स निकाल लेंगे, ठीक है। एक छोटा सा साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप थोड़ा समझ सकते हो कि एवरीथिंग सेम साइड हमेशा पॉजिटिव साइन लेंगे, ठीक है। सारी चीजें अगर एक ही साइड में है तो उनको पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे? ऊपर वाली साइड को पॉजिटिव ले लेंगे और नीचे वाले को क्या ले लेंगे? नेगेटिव। ये आपको तब समझ में आएगा जब हम थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं, उसके बाद एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो बेटा, किसी भी वी एक्सिस के अंदर हाइट है, किसी एक हाइट से एक व्यक्ति ने कोई बॉल फेंकी है, तो वो कितनी दूर तक गई? तो वो कितनी दूर तक गई, इसको तो हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। अब रेंज भी निकालना सिखाएंगे आपको। और एक बात बताओ कि जब शुरू के अंदर कोई बॉल जा रही थी, तो क्या इसकी वाई एक्सिस के अंदर कोई वेलोसिटी थी? क्योंकि हमने यहाँ से ऊपर नहीं फेंकी, यहाँ से हमने नीचे की तरफ फेंकी है। तो जब हम नीचे की तरफ फेंकेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है। अगर हम इसको ऐसे फेंकते, ऐसे ऊपर की तरफ, तो देखो ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर नहीं आ रहा, इससे ऊपर कोई ना कोई वेलोसिटी हो रही है। तो उस वाले केस के अंदर हम वी वाई को कंसिडर करके चलते हैं। फिलहाल हमने क्या किया? यू एक्स की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको यू कंसिडर कर लिया, और जो वाई एक्सिस के अंदर इसकी वेलोसिटी है उसको क्या कर लिया हमने? जीरो कंसिडर कर लिया है, ठीक है। जीरो इसके लिए किया क्योंकि ऊपर की तरफ नहीं जा रही। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने बताया था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकलेगी, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो वाई एक्सिस के अंदर बात करते हैं, तो जो वेलोसिटी है वो भी वाई की ले लेंगे, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी वाई एक्सिस का ले लेंगे। तो प्यारे बच्चों, वाई एक्सिस के अंदर इस ओरिजिन से देखना है हमें, इस ओरिजिन से वाई एक्सिस के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना है? एच है। तो एस वाई का मान कितना होगा? अच्छा एक बात और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम जब भी एक्सलेशन की बात आएगी तो ग्रेविटी की बात करेंगे। तो इसी प्रकार जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारी बदल जाएगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर। तो एक ही जगह क्या आ जाएगा? हमेशा जी आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो वाई डायरेक्शन के अंदर हम बात कर लेते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सिस के अंदर वो कितना है? देखो अभी बताया था ये एच है। और वेलोसिटी शुरू में जो वाई एक्सिस के अंदर कितनी थी? स्टार्टिंग में हमने बताया था जीरो थी। तो ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि वेलोसिटी वाई एक्सिस के अंदर कुछ है ही नहीं। और ए का मान क्या हो जाएगा हमारे पास? जी हो जाएगा। तो जब हम यहाँ से निकालेंगे एस की जगह हम एच रखेंगे, तो ये एच रख दिया, ये जीरो हो गया, और 1/2 जी इंटू में टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से एच का मान कितना आ जाएगा? एच का मान आ जाएगा 1/2 जी इंटू में टी स्क्वायर, और टी का मान निकालेंगे तो टू इधर डिवाइडेड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 2h, और जी मल्टीप्लाई में है, डिवाइडिंग में हो जाएगा 2h अपॉन में जी। और अगर स्क्वायर है तो बराबर की उधर कोई चीज क्या हो जाती है? अंडर रूट में आ जाती है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारा मान यहाँ पे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2h अपॉन में जी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकलना समझ में आया होगा। देखो हर चीज का कॉन्सेप्ट होता है और उस कॉन्सेप्ट को हम समझते चलेंगे। अगर वो समझ में नहीं आया तो ये फॉर्मूले कभी भी जिंदगी में याद नहीं होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल डेंसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट होता है, या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होती है वो रेंज कहलाती है। तो इसमें हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी गुणा में टाइम।
अब हमने टाइम ऑफ फ्लाइट तो निकाल लिया है और वेलोसिटी देख लेते हैं। तो वेलोसिटी हम कौन सी लेंगे बताओ, हॉरिजॉन्टल रेंज के अंदर, आप लोग बताओ। हॉरिजॉन्टल रेंज के अंदर हम एक्स एक्सिस वाली ही लेंगे, क्योंकि वाई एक्सिस का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। तो एक्स एक्सिस के अंदर वेलोसिटी शुरू में हम क्या कंसिडर करके चले थे, यू। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में क्या मान लेंगे हम, यू मान लेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने निकाल ही लिया, कितना आया, √2h इंटू में जी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू यू इंटू में 2h अपॉन में जी का अंडर रूट। ध्यान रखना बच्चों, ये अंडर रूट सिर्फ 2h अपॉन में जी का है, यू का अंडर रूट नहीं है। तो वेलोसिटी इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट की बात कर लेते हैं। मान लो जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा ऐसे हो रहा है, तो इस वाले पॉइंट के ऊपर तो मैक्सिमम होगी। अच्छा, ये वाला केस नहीं ले रहे हम, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल केस ले रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल केस में हमने ऐसे किया है, तो इस वाले पॉइंट के ऊपर हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो कोई ना कोई वेलोसिटी इसकी हॉरिजॉन्टल की भी होगी, और ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, तो इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी क्या होगी, वर्टिकल में भी होगी। अब यहाँ पर हमें इसका कंपोनेंट निकालना है, जो वेक्टर के अंदर आपको अच्छे से समझाया था। ये अगर थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, ठीक है। या फिर मैं ये कहूँ कि ये वी एक्स है और ये वी वाई है, तो इसका रिजल्टेंट हमें निकालना है v इज इक्वल टू, तो वो क्या हो जाता है हमारा वी एक्स स्क्र प्लस में वी वाई स्क्र। तो ये वाला जो है इसका रिजल्टेंट निकल आएगा, और हमें इसी इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी का मान निकालना है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम इसको वी एक्स की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो वी एक्स मैंने अभी देखो यू एक्स कहीं या वी एक्स कहीं, एक ही बात है। ये जो वेलोसिटी है एक्स एक्स के अंदर कितनी है, यू है, तो वी एक्स का मान मैंने यू रख दिया। अच्छा, वी वाई के अंदर कितनी है, तो वी वाई की वेलोसिटी की अगर बात करें, तो वी वाई की वेलोसिटी हमेशा कितनी होगी, जीटी होगी। वो कैसे निकालेंगे, देखो वी वाई के अंदर पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे हम। वो कैसे निकालेंगे, वी वाई वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाया, तो एक्स एक्सिस के अंदर तो हमें पता है यू है, लेकिन वाई एक्सिस के अंदर नहीं पता, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस का जीटी। अब यू वाई कितनी है, जीरो है, स्टार्टिंग में क्या लेके चले थे, जीरो। तो वी वाई का मान यहाँ पर कितना आ गया बोलो, वी वाई इज इक्वल टू, इसकी जगह हमने जीरो रख दिया, ए की जगह जी रख दिया, तो वी वाई का मान आ गया जीटी। तो वी वाई का मान जो है वो हम यहाँ पर रख देंगे वी वाई के अंदर, तो जी स्क्र इंटू में टी स्क्र। तो मेरे पास वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, v इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस में जी स्क्र टी स्क्र, इसका अंडर रूट। तो अब मैंने तीन चीजें समझाई है, उनको ध्यान से समझो। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, अंडर रूट 2h अपॉन में जी, और रेंज क्या होगी, u इंटू अंडर रूट 2h अपॉन में जी, और हमारी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट क्या हो जाएगी, यू स्क्र प्लस में जी स्क्र टी स्क्र, और इस सारे का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। अब देखो डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो मैंने जो चार चीजें बताई थी, पहली दो में तो हमने क्या निकाल लिया था, टाइम ऑफ फ्लाइट में और रेंज के अंदर तो इक्वेशन सेकंड मोशन निकाल ली थी, और डायरेक्शन में हमने टेन थीटा निकाला था। तो टेन थीटा हमेशा क्या होता है, देखो जैसे ऐसे बात की थी हमने, इस इंस्टेंट के ऊपर अगर बात कर रहे हैं, तो ये अगर हमारा वी एक्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वी वाई हो गया, इधर हमारा कोई रिजल्टेंट है, ये मेरा एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास ये वी एक्स था और ये वी आई है, ये क्या है प्यारे बच्चों, पी वाई है। यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल बनाने की अगर कोशिश करें, अगर ट्राइंगल हम यहाँ पर बनाएंगे तो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, और जिसमें परपेंडिकुलर, ये आपने पढ़ा है ना, पंडित बद्री प्रसाद अपोन में हर हर बोल। तो यहाँ से हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपोन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर देखो वी वाई है, और बेस क्या है हमारा वी एक्स है, तो वी वाई अपॉन में वी एक्स टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। वी वाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। जीटी बताओ कौन सी इक्वेशन से निकाली थी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से निकाली थी हमने। u का मान जीरो हो जा रहा था, और a का मान यहाँ पर g था, और इंटू में t था ही, तो वी वाई की वैल्यू आ गई थी, सिर्फ gt आ गई थी। तो और x एक्सिस के अंदर वेलोसिटी u थी, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू जब हम निकालेंगे, तो gt अपॉन में u, इससे आगे ये tan इनवर्स लग जाएगा यहाँ से जाके। तो आई होप यू गोट द आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब बच्चों इससे आगे हम बात करेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन की। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में तो हमने बात कर ली है, अब बात करेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम समझेंगे। तो उस वाले केस में क्या हो रहा था, एक पर्टिकुलर हाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे डाला जा रहा था, जिसमें हमने मैक्सिमम रेंज भी निकाल ली थी और हाइट भी निकाल ली थी। हाइट वहां पर हमारी क्या थी, एच थी। अब देखो यहाँ पर देखो, एंगुलर का मतलब होता है किसी न किसी एंगल से। अब ये कोई व्यक्ति कोई बॉल फेंक रहा है, और ये बॉल घूम के इस वाली पॉइंट के ऊपर आ गई। तो यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो वो पहले अर्थ पे थी और अर्थ पे ही रही, पहले अर्थ पे थी ना, तो वो अर्थ पे ही रही। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो वाई एक्सिस के अंदर हमेशा जीरो होगा। वाई एक्सिस के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, जीरो होगा। अब इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। तो हमें इक्वेशन याद है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्र, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्र। तो डिस्प्लेसमेंट हम एक्स एक्सिस की बात नहीं कर रहे, हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो वाई एक्सिस के अंदर जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो वाई एक्सिस की ही वेलोसिटी की बात करेंगे। अच्छा देखो, अब एक्सकलरेशन क्या होता है हमारा,
एक्सकलेशन ग्रेविटी होता है, लेकिन यहाँ पर हम माइनस क्यों ले रहे हैं? ग्रेविटी बेसिकली नीचे की तरफ होती है, ग्रेविटी हमें नीचे की तरफ धकेल रही है, इसी वजह से हम सब धरती के ऊपर टिके हुए हैं, ठीक है। तो कोई भी वस्तु ऊपर जब फेंकते हैं तो हमेशा नीचे आती है, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। और हमने बॉल ऊपर फेंकी है एक्सकलेशन से, हमने बॉल किससे फेंकी है? किसी एक्सकलेशन से ऊपर की तरफ फेंकी है। तो इसका मतलब कोई बॉल ऊपर फेंकी जा रही है और ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो इस वाले केस के अंदर एक्सकलेशन का मान हम हमेशा माइनस जी लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस के अंदर कितना हुआ है? डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस के अंदर हमेशा जीरो हुआ है, वाई एक्सिस के अंदर जीरो डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ? तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जीरो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यू यू वाई क्या है, तो इसके दो कंपोनेंट करेंगे, एक ये यू था, यू से अगर ये थीटा बन रहा था तो एक्स एक्सिस का अंदर जो थीटा बन रहा है उसको हम बोलेंगे यू कोस थीटा, और जो वाई एक्सिस के अंदर कंपोनेंट बनेगा वो बोलेंगे यू साइन थीटा। तो यू वाई जो है हमारा, देखो यहाँ से यू साइन थीटा है, तो हमने यू वाई की जगह यू साइन थीटा रख दिया, टी का मान टी रख दिया, 1/2 ऐसे कैसे रहा, ए की जगह हमने माइनस जी रख दिया, तो इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर? माइनस, और इंटू में टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बराबर के इधर कोई चीज है तो उसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, 1/2 जी टी स्क्वायर उधर चला गया, यू साइन थीटा इंटू में टी आ गया, और टी से एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, तो अब हमारे पास बच गया 1/2 जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा। यहाँ से टी का मान निकालेंगे तो जी नीचे आ जाएगा, टू ऊपर चला जाएगा, तो 2u साइन थीटा बाई जी। तो हमेशा जब भी एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात की जाए तो आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे तो इस फॉर्मूले को याद कर लो, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। देखो अब बात करते हैं रेंज की। रेंज हमेशा क्या होती है? वही फार्मूला लगाएंगे, देखो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा इसके अंदर भी, एंगुलर के अंदर भी, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल था उसके अंदर भी। तो रेंज क्या होता है? वेलोसिटी गुणा में टाइम, वेलोसिटी गुणा में क्या होती है? टाइम। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल ही लिया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये एक बात बताओ कि हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो हमेशा एक्स एक्सिस की बात की जाएगी, और एक्स एक्सिस के अंदर हमारा कितनी है वेलोसिटी? यू कोस थीटा है, तो यहाँ पर हम यू कोस थीटा रख देंगे और टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह 2u साइन थीटा बाई जी रख देंगे। अब जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं वो अच्छे से जानते हैं, एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों साइन 2 थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह साइन 2 थीटा लिख देंगे, और आर की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर 2 साइन थीटा अपॉन में जी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बॉक्स में बंद कर लो और इसको नोट डाउन करते चलना धीरे धीरे। तो आर का मान हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और हमारे पास अगर हम बात करें टी का टाइम ऑफ फ्लाइट तो 2u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में। अब देखो ये वाली चीज जो रेंज है ये मैक्सिमम कब होगी? जब साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 1 हो जाए। और साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 कब होगी? जब 2 थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, और 2 थीटा बराबर 90 है तो थीटा बराबर 45 है, तो यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और मैक्सिमम रेंज की अगर बात की जाए तो हम ये कहेंगे कि साइन 2 थीटा की वैल्यू अगर आप 1 कर देंगे तो यू स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जी हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही है, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन निकालते हैं। अब हाइट कैसे निकलेगी? हाइट मान लो कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे हो रहा है, तो ये मैक्सिमम किस रेंज तक गया? तो मैक्सिमम किस रेंज तक गया, तो ये चीज तो वाई एक्सिस पे डिपेंड करेगा। एक्स एक्सिस में तो हमेशा रेंज निकलती है, तो वाई एक्सिस में हम इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल लगाएंगे, v इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as निकालेंगे, तो वी वाई के अंदर वेलोसिटी क्या है बताओ? वी वाई वेलोसिटी इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, इससे ऊपर नहीं जा रहा, इस वाले पॉइंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेलोसिटी है? vx वेलोसिटी है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। vy की वैल्यू यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों? जीरो है, तो vy की वैल्यू हम यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर क्या रख देंगे? जीरो रख देंगे। तो ये वैल्यू जीरो यहाँ पर रखेंगे, तो वी स्क्वायर की जगह जीरो रखने के बाद यहाँ जीरो आ गया, और यू वाई हमेशा हमारी कितनी है? यू साइन थीटा है, और माइनस का ए की जगह माइनस जी लेंगे, प्लस था तो माइनस हो जाएगा 2g। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है बोलो? डिस्प्लेसमेंट, इसके अंदर तो डिस्प्लेसमेंट ये था, और इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हमारा एस वाई हो जाएगा, और एस वाई जो है वो मैक्सिमम हाइट के बराबर होगा, इसलिए हमने इसको एच मैक्स के नाम से लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ से इस माइनस टर्म को उधर लेके जाएंगे तो प्लस टर्म हो जाएगी, और हाइट मैक्सिमम निकालेंगे तो 2g इसके नीचे आ जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो गया, तो हाइट मैक्सिमम की वैल्यू है। अच्छा देखो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, जब भी वैल्यू थीटा और 90 माइनस थीटा हो तो उनकी रेंज क्या होगी? हमेशा सेम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो यहाँ से मैंने कोई प्रोजेक्टाइल फेंका, और ये एंगल मेरा 30 डिग्री था, और एक और मैंने एंगल फेंका, ये एक एंगल से 60 डिग्री एंगल से फेंका, तो इन दोनों की रेंज जो है वो हमेशा क्या रहेगी? बराबर रहेगी। तो ये ध्यान रखना है, जो थीटा ले रहे हो उसको 90 में से माइनस कर देंगे तो उसकी रेंज हमेशा बराबर होगी। अब मान लो ये एंगल 20 है,
तो दूसरा हमें सेम रेंज निकालनी है कि कितने एंगल से फेंके, तो हम 70 से भी फेंकेंगे, क्यों 90 माइनस 20 करेंगे तो 70 आ जाएगा। तो हमारा क्या कहलाएगा, जो है ना सेम रेंज कहलाएगा। इसी प्रकार 10 और 80 में। तो आई होप आपको मोशन इन ए प्लेन जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सभी ने ये नोट्स बना लिए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में।